Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 7th April 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about China's growing footprint in West Asia. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए, वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को लेकर के हमने पहले भी काफ़ी डिस्कशन किया है। मैंने आपको बताया है कि वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को डिफ़ाइन करने वाला जो फीचर है वो है ईरान और सऊदी अरबिया का राइवलरी। दोनों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। इनफैक्ट अगर आप पूरे वेस्ट एशिया को देखिए तो ज़्यादातर कंट्रीज़ इस्लामिक कंट्री हैं एक्सेप्ट इज़राइल, ऑफ कोर्स ये जूस कंट्री है। तो कुछ कॉमन फीचर्स हैं, सारे के सारे कंट्रीज़ एक्सेप्ट इज़राइल इस्लामिक कंट्रीज़ हैं एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर वेरी रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन। ये तो एक कॉमनैलिटी है वेस्ट एशिया की। लेकिन वेस्ट एशिया में डिस्पाइट बीइंग इस्लामिक कंट्रीज़ देयर इज़ अ मेजर राइवलरी बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरबिया। दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंसेस हैं। तो कभी मान लीजिए आप एस्से लिख रहे हों या एथिक्स लिख रहे हों और आपको ये आर्ग्यूमेंट करना हो कि कल्चर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन सम केसेस दैन रिलीजन इटसेल्फ, तो वहाँ पे ईरान और सऊदी अरबिया की हॉस्टिलिटी आप मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही आप मेंशन कर सकते हैं कि क्यों बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। दोनों इस्लामिक कंट्री थे लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस था। ईरान की बात की जाए तो पर्शियन कल्चर फॉलो करता है सिया सेक्ट ऑफ इस्लाम, जबकि सऊदी अरबिया और उसके आसपास के जो देश हैं दैट आर पार्ट ऑफ अरबिक ग्रुप दे फॉलो अरबिक कल्चर एंड दे फॉलो सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम। सऊदी अरबिया के साथ आप देखें तो कतर, यूएई, ओमान जैसे देश हैं, जबकि ईरान के साथ सीरिया और लेबनान अलाइन करता है। अभी सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में तो काफ़ी पहले से हॉस्टिलिटी रहती ही है बिकॉज ऑफ द सिया सुन्नी सेक्ट एंड कल्चरल डिफरेंसेस ऑफ पर्शियन एंड अरबिक कल्चर। लेकिन दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे 2016 में। उसके पीछे कुछ कारण है। वहाँ पे किसी सियाइट क्लेरिक को सऊदी अरबिया में एग्जीक्यूट किया गया था, उसको लेकर के फिर प्रोटेस्ट हुआ एंड ऑल नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ये हम पहले भी देख चुके हैं, इसलिए आज मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा। मुद्दा ये है कि 2016 में दोनों ही देशों के बीच में पूरी तरह से डिप्लोमेटिक टाइज ख़त्म हो गई थी और फिर हाल फिलहाल में सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में वापस से डिप्लोमेटिक टाइज को रीस्टोर कराया गया है। और डिप्लोमेटिक टाइज को रीस्टोर कराने में चाइना ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। चाइना हैज़ मीडिएटेड डील बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरबिया एंड दैट टेल्स वॉल्यूम अबाउट चाइनाज इनिशिएटिव्स इन वेस्ट एशिया। चाइना दो मेजर जो हॉस्टाइल कंट्री हैं जो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं, उनके बीच में चाइना ने मीडिएशन करा दिया है, सुलह करा दिया है और वापस उनके डिप्लोमेटिक टाइज को रिसेट करा दिया है। तो दैट टेल्स कि चाइना का जो फुटप्रिंट है वेस्ट एशिया में इट इज़ बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। और भी कुछ पॉइंट्स देखें तो हमें पता चलेगा कि चाइना काफ़ी टाइम से वेस्ट एशिया के अंदर अपने पांव जमाने में लगा है। चाइनाज ग्रोइंग फुटप्रिंट इन वेस्ट एशिया। देखिए, ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं अब तक आपको समझ आने लगा होगा कि हर सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस की अपनी होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट की अपनी होती है, सबका लिखने का तरीका होता है। तो चाइनाज ग्रोइंग फुटप्रिंट इन वेस्ट एशिया। कुछ फैक्ट्स देखिए। चाइना के साथ ईरान ने एक डील साइन किया था 2020 में, $400 बिलियन का डील। चाइना एंड ईरान हैव साइंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन 2021 फॉर 25 ईयर्स ऑफ कोऑपरेशन। तो ये तो हो गई ईरान के साथ चाइना की प्रॉक्सिमिटी। वहीं बात की जाए, चाइना ने सऊदी अरबिया के साथ भी अपनी प्रॉक्सिमिटी हाल फिलहाल में डेवलप की है। देयर वाज अ समिट चाइना GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल समिट इन रियाद सऊदी अरबिया इन दिसंबर 2022। GCC अगर आप ग्रुप देखें तो इट इज़ ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज़, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान। और ये 6 कंट्रीज़ के ग्रुप में मेन तो सऊदी अरबिया ही है। तो GCC और चाइना की जो समिट हुई 2022 में, दैट टेल्स कि चाइना इज़ नाउ डेवलपिंग प्रॉक्सिमिटी विथ सऊदी अरबिया ऑल्सो। और ईरान के साथ तो पहले से डील था ही, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था ही। और अब देखिए चाइना ने सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में एक डील भी करा दिया है ताकि उनके डिप्लोमेटिक टाइज रेस्टोर हो पाएँ। अब थोड़ा सा डेविएट होते हैं और समझते हैं कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, वाई चाइना इज़ ट्राइंग टू सेट इट्स फुट इन वेस्ट एशिया।
तो अगर बैकग्राउंड आप देखें थोड़ा सा कि चाइना कैसे राइज हुआ है, हाउ इट हैज़ कम टू द ग्रोन इनटू प्रोमिनेंस एट ग्लोबल लेवल, तो आपको जानना चाहिए कि 1978 में चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए अंडर इट्स लीडर डेंग जियोपिंग। ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पे 1991 में रिफॉर्म्स आया था, बट रिफॉर्म्स इन इंडिया वेर मोस्टली इम्पोज्ड बाय IMF, while 1978 reforms of China was a result of their internal planning, and that became very successful. China became or emerged as an economic superpower after that. तो 1978 से लेकर के 1990 तक चाइना ने इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया, एक्सपोर्ट पे फोकस किया, फॉरेक्स रिजर्व अर्न करने पे फोकस किया। 1990 से लेकर के ईयर 2000 तक में चाइना ने अपने डिफेंस और मिलिट्री पावर को स्ट्रेंथन करने पे फोकस किया। तब तक चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट वाज नोन एज पीसफुल राइज ऑफ चाइना। चाइना वुड नेवर एग्जिबिट अग्रेशन, बट धीरे धीरे जब चाइना इकोनॉमिकली भी पावरफुल हो गया और मिलिट्रली भी पावरफुल होने लगा, तब चाइना ने धीरे धीरे अग्रेशन दिखाना शुरू किया। तो जो चाइना की पीसफुल राइज पॉलिसी थी, बाद में सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने उसको नाम दिया कि इट वाज नॉट एक्चुअली पीसफुल राइज, इट वाज हाइडिंग इट्स क्लॉज पॉलिसी। अपने पंजे छुपा रहा था चाइना, हाइडिंग इट्स क्लॉज, नॉट पीसफुल राइज। एक बार जब चाइना बिकेम इकोनॉमिक सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर, देन इट स्टार्टेड असर्टिंग इट्स पावर इन एशिया पैसिफिक रीजन, ईस्टर्न साइड में अपने पावर को असर्ट करने लगा। देखिए, उसने जापान के साथ डिस्प्यूट्स अराइज किए। जापान के साथ एक आइलैंड है डियाकाकू सेनकाकू आइलैंड, इससे रिलेटेड यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल पूछा था लास्ट ईयर। ये डिस्प्यूट काफ़ी सालों से था जापान और चाइना के बीच में, लेकिन पैसिव तरीके से चल रहा था। इसको रिजॉल्व करने वाले थे दोनों देश, लेकिन चाइना अप्ड द एंटे इन 1990s व्हेन इट बिकेम मिलिट्री पावर, और उसने जापान के ऊपर अग्रेशन दिखाना शुरू किया रिगार्डिंग दिस डियाकाकू सेनकाकू आइलैंड डिस्प्यूट। वैसे ही अगर आप देखें वियतनाम, तो यहाँ वियतनाम के कोस्ट पे इंडिया की कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड वियतनाम की कंपनी के साथ मिल करके ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन कर रही थी। चाइनीज नेवी लिटरली थ्रेटेंड ONGC विदेश लिमिटेड एक्सपर्ट्स टू पुल आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। China claimed that this area is disputed and Indian experts and professionals cannot engage into economic exploration without seeking prior permission from China. उसके बाद China drew artificial or fictitious 9 dash line in South China Sea, claiming the entire territory belonging to it, and several islands were disputed like Paracel, Scarborough, Spratly Islands with the countries of एशिया पैसिफिक रीजन वेयर डिस्प्यूटेड बाय चाइना। तो मुद्दा ये है कि चाइना ने 1990s में जब एक बार वो मिलिट्री पावर भी बन गया तो अपने वो पावर असर्शन करने लगा, लेकिन किस एरिया में? एशिया पैसिफिक रीजन में। अब थोड़ा और बैकग्राउंड देखिए, तो आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ 1945 में, और 1945 से लेकर के 1991 तक कोल्ड वॉर चला US और USSR ब्लॉक के बीच में। और उस वक्त आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स कुड बी डिफाइंड विथ दिस वर्ड बाईपोलरिटी। तो यूनिपोलर, बाईपोलर या मल्टीपोलर, नाम से ही जैसा आपको समझ आ रहा है, व्हेन देयर इज हेजेमनी ऑफ वन पर्टिकुलर कंट्री देन वर्ल्ड इज नोन एज यूनिपोलर वर्ल्ड। ग्लोबल पॉलिटिक्स इज नोन बाय द नेम यूनिपोलर वर्ल्ड। व्हेन देयर आर 2 मेजर पावर ब्लॉक्स देन बाईपोलर। सो वर्ल्ड वाज बाईपोलर बिटवीन 1945 to 1991। 1991 disintegration of USSR, and you can say कि world became unipolar for some period of time when US was the only hegemonic country in global order. But with rise of 21st century, with rise of China, at least in Asia Pacific region, the world could be again said to be getting into bipolar dynamics. जबकि Russia is also trying to research, India is also asserting its dominance at global level. So that is how some security experts would say कि no, world is now in 21st century not in bipolar order, it is in multipolar order. लेकिन मेजर 2 पावर्स तो अभी के टाइम में चाइना और US ही हैं। अब थोड़ा सा इंडिया US रिलेशंस की बात की जाए। इंडिया US के रिलेशंस तो काफ़ी अच्छे थे नहीं 21st सेंचुरी तक, यानी कि अगर 20th सेंचुरी में बात की जाए, पिछले सदी की बात की जाए, तो इंडिया और US के रिलेशंस कभी भी बहुत अच्छे नहीं थे। US हैव पुट सैंक्शंस ओवर इंडिया आफ्टर बोथ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, पोखरण 1 एंड पोखरण 2। लेकिन US और इंडिया के रिलेशंस सुधरे हैं आफ्टर 9/11 अटैक ऑन द US, क्योंकि उसके बाद से US हैज स्टार्टेड टेकिंग टेररिज्म मोर सीरियसली, इट हैज़ डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम पाकिस्तान।
और दूसरा बड़ा फैक्टर 21st सेंचुरी में इंडिया और यूएस के पार्टनरशिप या रिलेशंस इंप्रूव होने में वो सबसे मेजर फैक्टर है चाइना फैक्टर। जब चाइना स्टार्टेड असर्टिंग इट्स पावर इन एशिया पैसिफिक रीजन, देन यूएस के लिए जो सबसे ट्रस्ट वर्दी पार्टनर जो चाइना के राइज को काउंटर कर सकता था वो था इंडिया। एंड दिस इज हाउ यूएस स्टार्टेड सपोर्टिंग इंडिया। एक तो टेररिज्म के कारण इट डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम पाकिस्तान, एंड सेकेंड इट स्टार्टेड सपोर्टिंग इंडिया इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना। एंड देन यू नो सो मेनी डिफेंस एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड यूएस हैव been signed in 2005, then 2015 strategic partner, STA, one tag and all, but most trusted ally, आउटसाइड नाटो, वो सारे टैग मिले हैं इंडिया को बाय यूएस, राइट। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है चाइना फैक्टर। यूएस हैज़ बीन अलाइनिंग विथ इंडिया इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना। यूएस की ये हमेशा से पॉलिसी रही है टू बेट एंड ब्लीड, किसी और देश को चढ़ाइए और उसको लड़ाइए अपने एनिमी को रोकने के लिए, खुद से मत लड़िए, बेट एंड ब्लीड। तो एक्सपर्ट से कि यूएस इज ट्राइंग टू बेट एंड ब्लीड इंडिया। अब इस इमेज की मदद से आपको समझ आ जाएगी बात। ये अगर मान लीजिए चाइना है, देखिए इस तरह के रफ डायग्राम बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी होगी मेंस में, आईआर के आंसर्स में भी आपको मैप बनाने होंगे, रफ, मैं नहीं कह रहा एग्जैक्ट। तो चाइना स्टार्टेड असर्टिंग इट्स पावर इन एशिया पैसिफिक रीजन। अभी एशिया पैसिफिक रीजन हैज़ बिन ट्रेडिशनली द जोन ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर द यूएस, क्योंकि यूएस की नेवल बेसेस रही हैं जापान में, फिलीपींस में, और यूएस इस एरिया को अपना ट्रेडिशनल बैक वाटर या बैकयार्ड मानता रहा है, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस मानता रहा है। वहाँ पे जब चाइना अपने पावर को असर्ट कर रहा था तो नेचुरली यूएस वुड नॉट लाइक इट, एंड देन यूएस स्टार्टेड टू काउंटर चाइना। और फिर यूएस ने इस एरिया के अंदर जो नेवल एक्सरसाइज है, मालाबार एक्सरसाइज, that it conducts, its navy conducts with इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, मालाबार एक्सरसाइज को इंटेंसिफाई कर दिया। एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया है क्वाड, द क्वाड ग्रुप, विच इज़ अ ग्रुप बिटवीन इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। इट्स मेन गोल इज टू काउंटर राइजिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन दिस एरिया। तो अब आप समझिए, चाइना को ये बात समझ आ गई कि एशिया पैसिफिक रीजन में, इस साइड में अगर वो अपने इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है तो इट इज़ गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंट्रीज लाइक यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और यही कारण है कि चाइना अब धीरे से वेस्ट एशिया की तरफ भी अपने इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है। आप जब भी किसी कंट्री को, किसी भी एक एंटिटी को एक साइड में ब्लॉक करेंगे तो नेचुरली वो दूसरे साइड में अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। एंड रियलाइजिंग द कंस्ट्रेंट इन एशिया पैसिफिक, नाउ चाइना इज ट्राइंग टू एक्सपैंड इट्स इन्फ्लुएंस इन वेस्ट एशिया। और उसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना हैज़ साइंड अ $400 बिलियन डील विथ ईरान। चाइना के पास फॉरेक्स रिजर्व की कमी तो है नहीं। चाइना हैज़ नाउ ब्रोकर्ड ए डील बिटवीन Saudi Arabia and Iran. This is how it is growing its footprint in West Asia in order to divert US, which has been focusing on countering China on the eastern side only. एक और बात है, चाइना का जो ईस्टर्न साइड है, यहाँ पे जिनजियांग प्रोविंस है चाइना का, जहाँ पे वीगर मुस्लिम्स रहते हैं, who are a kind of who follow a kind of protesting or decent approach against the कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो इस एरिया में अगर चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा तो ये एरिया जो चाइना का वीक पॉइंट कहा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट बेली। तो वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ चाइना, जिंगजियांग प्रोविंस, inhabited by Uyghur Muslims, known as soft belly of China, will be addressed if China extends its influence in West Asia. ये सब चीज़ें ध्यान दे करके चाइना इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस इन वेस्ट एशिया। तो अब चाइना जब वेस्ट एशिया में अपने इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है तो नेचुरली यूएस तो चुप बैठेगा नहीं। एंड देन यूएस क्रिएटेड अनदर ग्रुप, दैट इज I2U2 ग्रुप। I2U2 में इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई, ये चार कंट्रीज ने मिलकर के I2U2 ग्रुप बनाया है फॉर अ काइंड ऑफ अलायंस, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक अलायंस इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज। बट अगर आप देखें I2U2 का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस तो वो है चाइना को वेस्ट एशिया में चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, एंड दैट इज़ वाई I2U2 इज़ ऑल्सो समटाइम्स नोन एज वेस्ट एशिया या वेस्टर्न क्वाड। अब आप बोलेंगे कि इंडिया को क्यों इंटरेस्ट है I2U2 में? तो देखिए, इंडिया के बाकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट वगैरह तो हैं ही, लेकिन इंडिया का एक मेजर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी है I2U2 में। देखिए, बात की जाए अगर वेस्ट एशिया की, तो वेस्ट एशिया इज़ एनर्जी रिच कंट्री।
जबकि चाइना और इंडिया दोनों ही एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री हैं। बोथ कंट्रीज हेविली डिपेंड ऑन वेस्ट एशिया फॉर देयर एनर्जी सप्लाई। लेकिन जहाँ तक वेस्ट एशिया का सवाल है, वेस्ट एशिया इज़ इन प्रॉक्सिमिटी विथ इंडिया बोथ कल्चरली एज वेल एज जोग्राफिकली। ये इंडिया का एडवांटेज है वीज़ा विज चाइना रिगार्डिंग इट्स रिलेशंस विथ वेस्ट एशिया। लेकिन जब चाइना का इन्फ्लुएंस वेस्ट एशिया में बढ़ेगा, जो बढ़ भी रहा है, $400 बिलियन का डील विथ ईरान एंड ऑल, तो नेचुरली इंडिया विल नॉट लाइक इट, क्योंकि इंडिया हैज़ बिन रिलाइंग ऑन वेस्ट एशिया फॉर लॉन्ग एज फार एज इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट इज कंसर्न। लेकिन अगर चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस रीजन पे हो गया तो नेचुरली इंडिया का एनर्जी या एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो हैम्पर हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई इंडिया डज नॉट लाइक एक्सटेंडिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन वेस्ट एशिया, एंड दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ विलिंगली ज्वाइंड I2U2। अभी ये I2U2 पे यूपीएससी ने 15 मार्कर का मेंस क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर। हाउ विल I2U2 ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजिशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। I2U2 को आप ब्रीफली इस तरह का सवाल में बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि नहीं सर पूरा आंसर दीजिए, पूरा मत दीजिए, तो मैंने बता दिया है, लिख दिया है, आप पढ़ लेना। I2U2 was an outcome of Abraham Accords. Abraham Accords where US has been mediating a kind of agreement between Israel and Arabic countries in order to have peace in West Asia. So I2U2 could be seen as an extension of that. बट I2U2 कैन ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजिशन इनटू ग्लोबल पॉलिटिक्स। ध्यान देने वाली बात यह है, आंसर का स्ट्रक्चरिंग सीखिए। आप किसी भी आंसर में एक आधा लाइन का इंट्रो दे सकते हैं, लेकिन इंट्रो के बहुत ज़्यादा मार्क्स है नहीं। इंट्रो इज जस्ट गिवन टू मेक योर आंसर ऑर्गेनिक, टू लुक इट लॉजिकल। लेकिन जो भी पूछा है सवाल में, आप उसको हेडिंग में दें और एक बॉक्स में या ब्रैकेट में ऐसे पुट करें, ताकि एग्जामिनर को ये फील हो कि अच्छा जो मेन बॉडी है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। I2U2 कैन ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजिशन इनटू ग्लोबल पॉलिटिक्स। इट कैन इंक्रीज इंडियाज इकोनॉमिक इट कैन लीड टू increased economic dependency of Middle East over India, and that is how India's position in global politics may improve. It can make India overall tech enabler for Middle East. ये सब पढ़ लीजिएगा। India can emerge as an alternative energy provider for Middle East countries, क्योंकि Middle East country mainly relies on oil and natural gas, and oil and natural gas are depleting. So in that case, India can emerge as an alternative energy provider in the form of renewable energy. India can play a role of a mediator between three major power blocks, Iran, Israel and Saudi Arabia. This will also help in countering China. Being part of I2U2 will help in limiting influence of China in West Asia. That will be helpful for India. It will also allow India to play a predominant role for its diaspora. And once the diaspora becomes significant in West Asia, वैसे भी large number of diaspora lives in West Asia. And I2U2 membership के बाद Indian diaspora will have larger say in West Asia, and this is how India's positioning in West Asia will become stronger. बट चूँकि 15 मार्कर का है तो थोड़े बहुत ऑब्स्टैकल्स भी ऐसे लिख दे सकते हैं। वो पूछा नहीं है बट फिर भी लिख सकते हैं कि I2U2 का पूरा फ़ायदा उठाने में क्या क्या ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं। ऑब्स्टैकल्स इन अटेनमेंट ऑफ जियोपॉलिटिकल गोल्स बाय इंडिया। चाइना फैक्टर, चाइना ऑफ कोर्स अपने पोजिशनिंग स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो चाइना फैक्टर इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट ऑब्स्टैकल। लैक ऑफ यूनानिमिटी, यूनानिमिटी का यहाँ स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, यूनानिमिटी होगा ऑन गोल ऑफ I2U2। जो मेंबर कंट्रीज हैं US, इंडिया, इजराइल, UAE, देयर क्लैरिटी और देयर गोल्स रिगार्डिंग I2U2 आर डिफरेंट। देयर इज लैक ऑफ यूनानिमिटी अबाउट गोल्स। उसके अलावा इजराइल और US के बीच में हाल फिलहाल में थोड़े बहुत डिस्कॉर्ड हुए हैं। आपको पता होगा इजराइल में वहाँ के प्रधानमंत्री ने वहाँ के जुडिशियल सिस्टम में थोड़े बदलाव किए, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। फिर US प्रेसिडेंट ने उस पर कॉमेंट किया, जिसके कारण दोनों देशों के संबंध थोड़े ख़राब हुए हैं, एंड दैट विल हैव सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ I2U2। और एक जो मेजर कारण कि इंडिया I2U2 का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाए शायद से, वो है ईरान और US की हॉस्टिलिटी। तो I2U2 में बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवनेस इंडिया और ईरान के रिलेशंस ख़राब कर सकता है। और कंक्लूजन एक लाइन का कुछ इस तरीके का आप दे सकते हैं, सिंपल सा, I2U2 पुट्स an opportunity for India that can be realized with well-calibrated foreign policies. The next article is about International Seabed Authority. This topic is important from our syllabus GS paper to international relations point of view. So this topic, International Seabed Authority, is related with United Nations Conventions on Laws of Sea, UNCLO, जिसके बारे में अब तो आप पढ़ चुके हैं। एक इंटरनेशनल लॉ है जो 1982 में साइन हुआ था, एंड दैट डिमार्केट्स इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री,
किसी भी कंट्री के कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन होता है दैट इज नोन एज टेरिटोरियल वाटर, दैट एरिया इज एज गुड एज द टेरिटरी ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। कोस्ट से 24 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया कहा जाता है कॉन्टीजुअस वाटर, राइट। तो ये और कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है दैट इज नोन एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो कंट्री जिसका ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो कंट्री यहाँ के मरीन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकती है। और इससे बाहर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर वाला जो एरिया होता है इसको कहा जाता है हाई सी एरिया, हाई सी एरिया। और हाई सी एरिया जो होता है दैट डज नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर कंट्री। तो मुद्दा यह है कि अपने यहाँ के रिसोर्सेज को, मरीन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए कंट्री के पास अधिकार है, EEZ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के कंट्रीज के पास अधिकार हैं। लेकिन सी बेड से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकालने का अधिकार नहीं है उनके पास। सी बेड से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकालने के लिए द कंट्रीज नीड स्पेशल परमिशन फ्रॉम एन अथॉरिटी जिसका नाम है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इस साल के प्रीलिम्स में सिपरी वाला क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह के सारे अथॉरिटीज़ हेडक्वार्टर सब जरूरी है, राइट। तो सीबेड से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, अलग अलग तरह के जो मेटल्स एक साथ जहाँ होते हैं उनको कहा जाता है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। तो EEZ से आप मरीन रिसोर्सेज तो ले सकते हैं, फिशेस वगैरह तो पकड़ सकते हैं, लेकिन सी बेड से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकालने के लिए यू नीड टू टेक, एनी कंट्री नीड टू टेक स्पेशल परमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। दिस अथॉरिटी हैज़ बीन ऑल्सो क्रिएटेड एज पर दिस इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी ओनली ऑफ 1982। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑफ लॉज ऑफ सी में जितने मेंबर उसके कंट्री हैं, सारे के सारे मेंबर कंट्री इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के भी मेंबर कंट्री हैं। इट हैज़ 168 मेंबर्स एंड एज आई सेड इट गिव्स परमिशन टू द कंट्रीज टू एक्सप्लोर मिनरल्स इन द सी बेड। इट हैज़ हेड क्वार्टर इन किंगस्टन, जमाइका। तो इंटरनेशनल सीबेड एरियाज इज द सी बेड एंड ओशन फ्लोर एंड द सब सॉइल देयर ऑफ बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द नेशनल जुरिडिक्शन। करंट न्यूज छोटा सा है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी हैज डिसाइडेड दैट इट विल स्टार्ट टेकिंग परमिट एप्लीकेशंस फ्रॉम कंपनीज दैट वांट टू माइन द ओशन फ्लोर। नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फिशरी सेक्टर इन इंडिया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंटरनेशनल इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। फिशरी सेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मिला मुझे इस आर्टिकल में। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मेंस इज ऑल अबाउट सब्सटैंशिएटिंग योर आर्ग्यूमेंट विथ मोर एंड मोर डेटा। सोचिए, एक बच्चा लिख रहा है कि फिशरी सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइवलीहुड और दूसरा स्टूडेंट डेटा भी दे देता है, इट सपोर्ट्स अबाउट 2 मिलियन फिशर्स। दूसरा लिख रहा है इट सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू जीडीपी और एक स्टूडेंट लिख रहा है कि इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 1% टू इंडिया जीडीपी ओवरऑल एंड 5% टू एग्रीकल्चरल जीडीपी। एक्सपोर्ट में अच्छा, इंडिया इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश आफ्टर चाइना एंड अबाउट 50,000 करोड़ इज अर्न फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ फिशेज। फिशरी इन आसाम की बात की जाए तो आसाम की फिशरी ऑफ कोर्स मोस्टली फ्रेश वाटर फिशेज होगी, रिवर फिशेज होगी, ओशन फिशेज तो होगी नहीं। एंड एनुअल प्रोडक्शन इज समवेयर क्लोज टू 330 मिलियन किलोग्राम्स। एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय फिशरीज सेक्टर, सबसे बड़ा चैलेंज है सस्टेनेबिलिटी का। जिस रेट से फिशेज को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिशेज विल गेट completely exhausted. As per FAO, nearly 90% of the global marine fish stocks have been either fully exploited or overfished or depleted. Again, mug up this data. Habitat destruction of fishes because of unsustainable fishing practices like trawler fishing, इस तरीके का ट्रॉलर फिशिंग होता है, और डायनामाइट फिशिंग जिसमें डायनामाइट की मदद से फिशेस के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है सो दैट दे डाई और फिर फिशेस को आराम से पकड़ लिया जाता है। तो बिकॉज ऑफ सच अनसस्टेनेबल मेथड ऑफ फिशिंग द फिशेस पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइंड सब्सटेंशियली। लो प्रोडक्टिविटी अराउंड इंडियन कोस्ट, ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिशरीज पर कभी जवाब लिखना हो तो। इंडिया के अंदर पर फिशरमैन का प्रोडक्टिविटी 4 से 5 किलोग्राम रहता है पर डे, जबकि वही बात की जाए जो मेजर प्रोड्यूसर्स की लाइक नॉर्वे एंड ऑल, तो पर फिशरमैन प्रोडक्टिविटी समवेयर क्लोज टू 250 किलोग्राम पर डे। और इंडिया के अंदर फिशरीज सेगमेंट में देर इज़ इनएफिशिएंट और इनसफिशिएंट मैकेनाइजेशन, नॉन मोटराइज्ड वेसल्स आर मोस्टली यूज्ड, लैक ऑफ रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी लीड्स टू स्पॉइलेज ऑफ ह्यूज कैच। सम ऑफ द इनिशिएटिव्स टू रिवाइव फिशरी सेक्टर इन इंडिया, ब्लू रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया है।
फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, आसाम स्पेसिफिक स्कीम्स, आसाम मत्स्य समृद्धि स्कीम, मत्स्य जागरण विद द टैगलाइन घरे घरे पुखरी घरे घरे माँ with the idea of community fishing. Sunil Biplab scheme to encourage community-based fish culture, constructing village community tanks in the revenue villages of Assam. सवाल कुछ ऐसा है, what are the challenges faced in the implementation of Blue Revolution in India? Highlight initiatives taken by the government in this regard. देखिए, Blue Revolution तो 7th 5-year plan में ही स्टार्ट कर दिया गया था, फर्स्ट ब्लू रिवॉल्यूशन। और ऑफ कोर्स ब्लू रिवॉल्यूशन का गोल क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द फिशरीज प्रोडक्शन। लेकिन ब्लू रिवॉल्यूशन 2.0 यानी कि सेकेंड पार्ट वाज इनिशिएटेड इन 2019 विथ एम ऑफ अबाउट 20 मिलियन टन्स फिशरीज प्रोडक्शन बाय ईयर 2022-23। चैलेंजेज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, ऑफ कोर्स डिप्लीटिंग मरीन रिसोर्सेज, धीरे धीरे मरीन रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। मरीन बाउंड्री डिस्प्यूट विद कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, कई सारे हमारे मछुआरे जो हैं श्रीलंकन वाटर्स में पकड़े जाते हैं। वाटर पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक माइक्रो प्लास्टिक लीडिंग टू डिक्लाइन ऑफ फिशरीज। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स like global warming leading to coral bleaching, causing reduction in marine resources, low productivity 4 to 5 kg per day per fisherman, poor mechanization and slow technology upgradation. ये सब प्रॉब्लम्स है इंडिया के फिशरी सेक्टर के, एंड दैट इज़ हाउ ब्लू रिवॉल्यूशन इज़ नॉट यील्डिंग डिजायर्ड आउटकम। इनिशिएटिव्स टेकन इन दिस रिगार्ड, ये सब तो मैं करा ही चुका हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सारे इनिशिएटिव्स लिए, आसाम सरकार ने ये इनिशिएटिव लिए। ऐसे ही आप लिख सकते हैं आंसर में, सीधा सीधा ऐसे ही आप बना सकते हो। याद रखना स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, जो पूछा गया है सवाल में उसको लिख करके ऐसे ब्रैकेट में डालना है, फिर की पॉइंट्स लिख करके हेडिंग देनी है, फिर उसको नीचे एक्सप्लेन करना है, फिर दूसरा की पॉइंट लिख करके हेडिंग देनी है, नीचे एक्सप्लेन करना है, ऐसे ही आंसर लिखना है, राइट। फिर जो दूसरा पार्ट था सवाल का उसको फिर हेडिंग दिया, ब्रैकेट में डाला, आंसर लिखा, एक आधा लाइन का कंक्लूजन लिख दिया कि फिशरीज सेक्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन सप्लाई। दुनिया का 25% सप्लाई जो है फिशरीज से आता है दुनिया के लिए। रिवाइवल ऑफ द सेक्टर अंडर ब्लू रिवॉल्यूशन 2.0 विल हेल्प इन एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ हिडन हंगर। हिडन हंगर क्या होता है? जब हम लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो दैट सिचुएशन इज नोन एज हिडन हंगर। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा आर्टिकल है, पीटी में पूछ लेगा, आपको पता है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जा रहा है। यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन यूनाइटेड नेशन की सबसे ऊंची मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल बॉडी है। यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, इट इज हाईएस्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर 4-year terms for this organization starting from January 1st, 2024. ये जो ऑर्गेनाइजेशन इट वॉज established in 1947 with headquarter in न्यू यॉर्क। और इसमें जब भी कोई भी एक मेंबर कंट्री चुना जाता है उसको 4 साल की उसकी मेंबरशिप रहती है। इंडिया की 2024 से 2028 तक मेंबरशिप रहेगी। इसके पहले इंडिया को इस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप मिली थी 2004 में, लगभग 20 साल पहले। दैट मेक्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट दिस ईयर। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। फिर जैसा कि हमने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया है, मेंस फॉर्डर कंटेंट, चाइना इन्वेस्ट एशिया, उसका जब आप प्रूव कर रहे हो कि उसका फुटप्रिंट स्ट्रांग हो रहा है तो ये सब डाटा लिख देना। 400 बिलियन डील, चाइना जीसीसी समिट, मेडिएटेड डील बिटवीन सऊदी अरबिया एंड ईरान। फिशरी सेक्टर से रिलेटेड डेटा जो हमने देखे हैं वो यहाँ पे लिख करके दिया हुआ है। यू हैव टू मग अप दीज डेटाज। एंड आई थिंक ये सवाल तो हमने डे बिफोर येस्टरडे दिया था, कल तो हमने सवाल किया नहीं है, सो दिस वोंट बी वैलिड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।